नमस्कार दोस्तों, झुंझुनू क्लासेज झुंझुनू में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं और अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने कई जो रिएक्शंस थी, पहले प्रकार की जो रिएक्शन थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज अपन इसके दूसरे प्रकार की और हाइड्रोक्सी समूह एल्किल व हाइड्रोक्सी समूह की रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एल्किल समूह और हाइड्रोक्सी समूह के कारण जो अभिक्रियाएं होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो उसमें पहले प्रकार की अभिक्रिया आती है निर्जलीकरण, या अपन इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण। तो जहां पर भी शब्द आ जाए डी, डी मीन्स होता है बाहर निकलना। कहीं पर भी हिंदी में नी शब्द आ जाए या वी शब्द आ जाए, वी हाइड्रोजनीकरण, या अपन कहें कि कहीं पर भी वी शब्द आ जाए या नी शब्द आ जाए या इंग्लिश में डी शब्द आ जाए, इसका मतलब होता है बाहर निकलना। तो यहां पर क्या होगा, नी, नी मीन्स बाहर निकलना, जल, जली, जली मीन्स जल, निर्जलीकरण मतलब जल के अणु का बाहर निकलना। जल का अणु जो है वो इस रासायनिक अभिक्रिया में बाहर निकलता है, तो H2O का बाहर निकलना कहलाता है निर्जलीकरण। तो अपन बात करें यहां पर कि यह जो निर्जलीकरण जो अभिक्रिया होती है वह एक तो यहां पर अपन किसकी प्रेजेंस में होती है, तो आपको याद रखना, एक तो हो सकती है कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड H3PO4, या अपन बात करें एल्यूमिना Al2O3, या अपन बात करें थोरियम ऑक्साइड। तो ये मुख्य रूप से कैटालिस्ट होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, जिनकी प्रेजेंस में यह रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। बात करें निर्जलीकरण अभिक्रिया, तो यह एक ताप पर निर्भर रासायनिक अभिक्रिया होती है। ताप परिवर्तन करेंगे तो यह जो अपने पास जो प्रोडक्ट है वह इसमें परिवर्तित हो जाती हैं, यानी ताप परिवर्तन के साथ साथ यह रासायनिक अभिक्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। ताप जैसे जैसे परिवर्तित करते हैं वैसे वैसे इसमें बनने वाले उत्पाद है वह भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। बात करें अपन, एक तो यह जो रिएक्शन अपन बात करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफी बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि इसमें 443 और 413 दो टेम्परेचर आपको याद रखने हैं, एक तो 413 और एक है 443। 413 केल्विन टेम्परेचर और 443 केल्विन टेम्परेचर दो इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है। इन पर यदि अपन बात करें तो इन पर इन जो उत्पाद होते हैं वह भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। बात करें अपन अल्कोहल, जैसे अपन लेते हैं एथेनॉल, एथेनॉल है और इसकी यह रिएक्शन अपन कम टेम्परेचर पर, यदि अपन बात करें 413 केल्विन टेम्परेचर पर, और उत्प्रेरक के रूप में अपन ले रहे हैं H2SO4, तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है वो आपस में निर्जलीकृत होते हैं और निर्जलीकृत होकर अपने पास प्रोडक्ट बनाते हैं CH3 CH2O CH2 CH3। ये अपने पास प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप का नाम है ईथर। ईथर फंक्शनल ग्रुप का नाम है और इसका यदि कोई अपन को नाम पूछे तो दो कार्बन, ये इसका नाम हो जाता है एल्कोक्सी और एल्केन। यदि ईथर के लिए अपन प्रयोग करते हैं, ईथर का जो नामकरण होता है वह नामकरण के लिए अपन प्रयोग करते हैं एल्कोक्सी एल्केन। यहां पर अपने पास दो कार्बन है
तो 2 कार्बन के लिए अपन लगा देंगे एथॉक्सी, एथॉक्सी, और एल्केन के स्थान पर 2 कार्बन है तो लगा देंगे एथेन, एथॉक्सी एथेन, इसका आईयूपीएसी नाम होता है। तो जब यह रिएक्शन अपन 413 केल्विन टेम्परेचर पर करवाते हैं तो इससे अपने पास ईथर का निर्माण होता है। जब यही रिएक्शन अपन 443 केल्विन टेम्परेचर पर करवाते हैं, 443 केल्विन टेम्परेचर पर जब यह रिएक्शन करवाते हैं तो अपने पास एल्कीन का निर्माण होता है। यहां पर एक मॉलिक्यूल जो एथेनॉल का है वही निर्जलीकृत होता है, यानी अधिक ताप पर यदि अपन बात करें, यानी कम टेम्परेचर पर तो 2 मॉलिक्यूल से H2 बाहर निकल रहा है, और एक यदि अपन बात करें टेम्परेचर और बढ़ाएं तो एक ही मॉलिक्यूल से अपने पास जो है जल का अणु बाहर निकल जाता है, OH और H2O मॉलिक्यूल जो है वह बाहर निकल जाता है। तो अपन बात करें कि जब अपने पास 413 केल्विन पर रिएक्शन होती है और 413 पर अपने पास प्रोडक्ट बनता है ईथर, और 400 यदि अपन बात करें 43 केल्विन टेम्परेचर पर यदि अपन यह रिएक्शन संपादित करवाते हैं तो अपने पास प्रोडक्ट बनता है एल्कीन, इसका नाम हो गया एथीन। अब अपन बात करें इसकी मैकेनिज्म की कि अल्कोहल जो है, और उस अल्कोहल से एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टेम्परेचर लिखा हुआ आता है 443 केल्विन टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, क्या प्रोडक्ट बनेगा 443 केल्विन टेम्परेचर। तो अपने पास टेम्परेचर दिया हुआ आता है, साथ में टेम्परेचर अपन को विशेष नोट रखना है कि कितने टेम्परेचर पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो 443 और 413 है। अब अपन बात करें इसकी मैकेनिज्म की कि यह मैकेनिज्म किस प्रकार से यह संपन्न होती है, किस प्रकार से यह रासायनिक अभिक्रिया संपादित होती है। तो जो अपने पास ईथर का निर्माण की जो प्रोसेस है वो अपन जब ईथर पढ़ेंगे तब वहां पर पढ़ेंगे। बात करें अपन एथीन का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो सबसे पहले यह जो रिएक्शन होती है वह होती है एसिड की प्रेजेंस में। एसिड हम ले रहे हैं यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है एसिड, यह जब टूटता है तो अपने पास H+ और HSO4- का निर्माण करता है। H+ और HSO4- का यह निर्माण करता है। अब यह इसका जो प्रथम जो स्टेप होता है, स्टेप फर्स्ट में यह जो एल्कोहल है CH3CH2OH, यह इस एसिड के प्रोटॉन से अभिक्रिया करता है। यह प्रथम जो स्टेप होता है, प्रथम स्टेप में यह जो एसिड का H+ होता है वह अपने पास इस एल्कोहल से रिएक्शन करता है। और यह इसके साथ क्यों करता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित होते हैं। एल्कोहल पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित होने के कारण यह एक लुईस क्षार या बेस की भांति व्यवहार करता है। लुईस क्षार या बेस की भांति व्यवहार करता है। हमेशा ध्यान रखना है कि ये ऑक्सीजन है, इस पर नेगेटिव चार्ज मान सकते हैं अपन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाले के साथ अभिक्रिया करता है। तो यह प्रोटॉन के साथ अभिक्रिया करेगा, और प्रोटॉन के साथ जब यह अभिक्रिया करता है तो अपने पास बना लेता है ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन जो है उसका निर्माण करता है। ऑक्सोनियम आयन क्या होते हैं, तो ऑक्सोनियम आयन होते हैं ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज जो होता है, जब भी कहीं पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो अपन मुख्य रूप से ओनियम शब्द लगाते हैं। ओनियम, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कार्बोनियम, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सोनियम, जल पर पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोनियम। तो जहां पर भी मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो अपन लगा रहे हैं ओनियम। तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सोनियम आयन,
इसका दूसरा नाम कह सकते हैं एल्कोहल, और इस पर प्रोटॉन जुड़ गया है तो अपन कह सकते हैं प्रोटोनीकृत एल्कोहल। तो यह जो एल्कोहल है, उस एल्कोहल जब प्रोटॉन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्सोनियम आयन का निर्माण होता है। दोस्तों, अपन बात करें कि ऑक्सीजन जो होता है वह एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वह इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण इन पर हमेशा ही नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर उपस्थित होता है। लेकिन यदि अपन ऑक्सोनियम आयन देखें, ऑक्सोनियम आयन में पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है, तो ये इसके अपोजिट चार्ज है। जैसे किसी पर पॉजिटिव चार्ज है और उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वह अस्थायी होगा, या किसी पर नेगेटिव चार्ज है और उस पर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज तो वह भी अस्थायी होगा। इसी प्रकार ऑक्सोनियम जो आयन होता है वह अस्थायी होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां पर अपोजिट चार्ज उपस्थित है। अपोजिट चार्ज उपस्थित होने के कारण यह ऑक्सोनियम जो आयन होता है वह द्वितीय पद में CH3, CH2, O, H और H ऑक्सोनियम आयन है। अस्थायी होने के कारण अपने में से जल का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देता है। मॉलिक्यूल बाहर निकालने का कारण मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि यहां पर जो है वह ऑक्सोनियम आयन में मैंने बताया कि यह अस्थायी होता है, और अस्थायी होने के कारण यह अपने में से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालता है, और वाटर का मॉलिक्यूल जब यहां से बाहर निकल जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज शेष रहेगा, और यह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पर CH3, CH2 और पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज तो इसको कहेंगे अपन कार्बोकेटाइन, तो निर्माण हो जाता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण हो जाता है। अब कार्बोकेटाइन यह यदि अपन बात करें तो यह प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। इसी प्रकार से यदि कहीं पर ये प्राइमरी है, इसी प्रकार से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का निर्माण हो सकता है, इसी प्रकार से टर्सरी कार्बोकेटाइन का निर्माण हो सकता है। तो अब अपन बात करें कि कौन से कार्बोकेटाइन ज्यादा स्थायी होते हैं, तो आपको मैं काफी बार बता चुका हूं कि सबसे ज्यादा स्थायी होता है टर्सरी कार्बोकेटाइन। तो अपने पास एक तो प्राथमिक एल्कोहल है, एक सेकेंडरी एल्कोहल है और एक टर्सरी एल्कोहल है। कौन सा सरलता से निर्जलीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों याद रखना है, एग्जाम में काफी बार, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने पास दे देगा, एक प्राइमरी दे देगा, एक सेकेंडरी दे देगा, एक टर्सरी एल्कोहल, किसमें निर्जलीकरण का ऑर्डर बताइए। तो ध्यान रखना है, सबसे सरलता से प्रदर्शित करेगा टर्सरी। टर्सरी क्यों प्रदर्शित करता है? क्योंकि निर्जलीकरण अभिक्रिया में ये ऑक्सोनियम आयन का निर्माण होगा, और ऑक्सोनियम आयन से फिर आगे बनेगा कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन जो होता है वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है टर्सरी। तो इस कारण से टर्सरी एल्कोहल जो है वह सरलता से इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जो है वह प्रदर्शित करते हैं। तो अपने पास द्वितीय स्टेप में निर्माण हो जाता है कार्बोकेटाइन का, और कार्बोकेटाइन में सर्वाधिक स्थायी कार्बोकेटाइन का नाम मैंने बताया आपको कि वह होता है टर्सरी जो कार्बोकेटाइन होता है। तृतीय कार्बोकेटाइन होता है वह सर्वाधिक स्थायी होता है, और सर्वाधिक स्थायी होने के कारण यह जो है वह कार्बोकेटाइन जो है वह सरलता से या जो है निर्जलीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या होता है कि यह कार्बोकेटाइन जो है वह अपने में से, यह जो कार्बोकेटाइन जो है वह अपने में से एक प्रोटॉन का अणु बाहर निकाल देता है और बन जाता है अपने पास एल्कीन, और एल्कीन का निर्माण हो जाता है। तो 3 स्टेप में यह रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में एल्कोहल जो होता है वह प्रोटॉन से अभिक्रिया करता है। प्रोटॉन आता कहां से है? तो दोस्तों मैंने बताया एसिड से। एसिड जो होता है वो प्रोटॉन देता है, और ये प्रोटॉन इसके साथ क्यों रिएक्शन करता है? क्योंकि ये बेश होता है, क्षार होने के कारण ये इसके साथ रिएक्शन करता है और ऑक्सोनियम आयन का निर्माण करता है। नेक्स्ट दूसरे स्टेप में यह जो ऑक्सोनियम जो आयन होता है
वह वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देता है। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देने के कारण अपने पास कार्बोकेटाइन का निर्माण हो जाता है और लास्ट स्टेप में यह जो अपने पास कार्बोकेटाइन है वह अपने में से प्रोटॉन का अणु बाहर निकाल देता है और अपने पास एथीन जो है उसका निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि अपने पास सपोज कि CH3 CH2 CH OH CH3 और इसका निर्जलीकरण यदि अपन करवाएं तो अपने पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो दोस्तों ये निर्जलीकरण जो अभिक्रिया होती है वह बीटा विलोपन अभिक्रिया होती है। बीटा विलोपन क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन क्या होता है उसके बारे में बात करें कि यह जो कार्बन होता है ये कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कौन सा होता है कि ऐसा कार्बन जिससे अपने पास क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप जो है वह जुड़ा हुआ होता है, वह कहलाता है अपने पास अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वह कहलाता है बीटा। तो यहां पर ये जो कार्बन है यह कहलाएगा अपने पास बीटा। तो ये बीटा विलोपन टाइप की रिएक्शन होगी। बीटा विलोपन जो अभिक्रिया है उस बीटा विलोपन अभिक्रिया में अल्फा कार्बन से OH निकल जाएगा और बीटा जो कार्बन है उससे H निकल जाएगा। तो यहां पर दो तरह के बीटा कार्बन है तो दोनों से अपने पास H निकलेगा, यहां से H निकलेगा तो अपने पास यहां से OH और यहां से H, बीच में डबल बॉन्ड, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। दूसरी कंडीशन की यहां से OH और यहां से H तो अपने पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अपने पास दो उत्पाद बनेंगे, यहां से भी अपने पास H निकल सकता है और यहां से दोनों उत्पाद बनेंगे। एक अपने पास बनेगा मेजर प्रोडक्ट और एक बनेगा अपने पास माइनर प्रोडक्ट। एक बनेगा अपने पास मुख्य उत्पाद और एक बनेगा माइनर उत्पाद। मुख्य और अल्प बात करें अपन यहां पर कि कौन सा जो है वह अधिक क्वांटिटी में बनेगा, कौन सा कम क्वांटिटी में बनेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि इसके लिए अपन नियम लगाते हैं सेतजेफ नियम। सेतजेफ जो नियम है और उस सेतजेफ नियम के अनुसार अपने पास प्रोडक्ट प्राप्त होता है। सेतजेफ नियम क्या बताता है कि अपने पास दो तरह की यदि बीटा हाइड्रोजन है तो एक अपने पास मुख्य उत्पाद बनेगा और एक बनेगा अल्प मात्रा में। मुख्य उत्पाद वह एल्कीन बनेगी जिसमें एल्किल समूह जो है, एल्किल समूह जो ज्यादा है वह मुख्य उत्पाद बनेगी और वह एल्कीन जिसमें एल्किल समूह जो है वह कम है वह माइनर प्रोडक्ट बनेगी। ऐसे बोल जाए तो अधिक वाला क्या होता है वह मुख्य होता है, जिसके पास ज्यादा संगठन होता है, ज्यादा व्यक्ति उपस्थित होते हैं वह मुख्य होता है। तो यहाँ पर अधिक जिसमें एल्किल समूह ज्यादा है वह मुख्य उत्पाद बनेगा। और अल्प कौन सा होता है जिसके पास कम व्यक्ति होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है एल्किल समूह ज्यादा वह मुख्य और जिसके पास एल्किल समूह कम वह है माइनर। तो यहाँ पर यदि अपन बात करें यह एल्कीन है, इस एल्कीन से इधर भी कार्बन चेन जुड़ी हुई है और इस साइड में भी कार्बन चेन जुड़ी हुई है। यहाँ पर बात करें कि दो एल्किल समूह यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर यदि अपन बात करें तो उसके एक तरफ ही कार्बन चेन जुड़ी हुई है, या अपन कहें कि एक कार्बन चेन यहाँ पर उपस्थित है। तो अब यहाँ पर मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा, ये मुख्य उत्पाद रहेगा, ये माइनर उत्पाद रहेगा। तो सेतजेफ नियम बताता है
कि जब विहाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो वह एल्कीन मुख्य उत्पाद बनेगी जिस पर एल्किल समूहों की संख्या ज्यादा होती है, या अपन कहें कि वह एल्कीन अल्प उत्पाद या माइनर प्रोडक्ट बनेगी जिस पर एल्किल समूह कम होती हैं। तो ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि कौन सा उत्पाद बनेगा, तो दोनों उत्पाद बनेंगे, एक ज्यादा मात्रा में और एक कम मात्रा में। तो यह थी पहले प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। पहले प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में हमने पढ़ा है निर्जलीकरण, निर्जलीकरण अभिक्रिया। दूसरे प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया आ रही है विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया इंग्लिश में इसको कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन दोस्तों, कहीं पर भी वी शब्द आ जाए या डी शब्द आ जाए, इसका मतलब होता है बाहर निकलना। किसका बाहर निकलना? हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजिनेशन या हाइड्रोजन का बाहर निकलना। यहां पर हाइड्रोजन जो है वह बाहर निकलेगी, और हाइड्रोजन जब बाहर निकलेगी तो अपने पास उत्पाद बनेगा। यहां पर ध्यान रखना अपन को कि यह जो रिएक्शन होती है वह कॉपर और 573 केल्विन, कॉपर और 573 केल्विन पर यह रिएक्शन संपादित करवाई जाती है। तो अपन बात करें CH2CH2OH, यह एल्कोहल कहलाता अपने पास प्राइमरी। प्राइमरी एल्कोहल जो होता है उसकी रिएक्शन यदि अपन कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर पर संपादित करवाते हैं तो ये कार्बन अल्फा, अल्फा से यहां से अपने पास निकल जाएगा H, और यहां इस कार्बन से भी निकल जाएगा H, बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O और H। अपने पास प्रोडक्ट बन गया है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड प्रोडक्ट बन गया है। जब अपन सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं CH3 CHOH CH3, कॉपर और 573 केल्विन, कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं तो अपने पास बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहां से अपने पास H निकलेगा और यहां कार्बन से भी निकल जाएगा H, और हाइड्रोजन जो गैस है वह अलग हो जाएगी। तो एक बार पुनः देखें, तो यहां पर ये प्राइमरी एल्कोहल है, उसका विहाइड्रोजनीकरण करवाएं, विहाइड्रोजनीकरण करवाते हैं कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर पर। कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर जब लेते हैं अपन तो यहां पर निर्माण होता है एल्डिहाइड का। जब यही रिएक्शन अपन सेकेंडरी एल्कोहल के साथ करवाते हैं तो अपने पास निर्माण होता है कीटोन का। जब अपन बात करें दोस्तों कि यह जो रिएक्शन कहलाती है वो कहलाती है डिहाइड्रोजनीकरण। डिहाइड्रोजनीकरण क्यों कहलाती है? क्योंकि यहां पर जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल रही है। बात करें अपन टर्शरी एल्कोहल की, टर्शरी एल्कोहल CH3 C CH3 OH और CH3, जब यही रिएक्शन अपन कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर पर संपादित करवाते हैं तो यहां पर H नहीं है और यहां पर अल्फा कार्बन पर H नहीं है, इस कारण से यहां पर डिहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है, विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन पर H नहीं है, तो यहां से तो OH निकलेगा और यहां से H निकल जाएगा, H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और अपने पास प्रोडक्ट बन जाता है CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, यानी एल्कीन का निर्माण हो जाता है। अब बात करते हैं कि यह किस प्रकार की रिएक्शन है। ये दोनों विहाइड्रोजनीकरण है क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, लेकिन ये एक विहाइड्रोजनीकरण रिएक्शन नहीं है, ये एक निर्जलीकरण रिएक्शन है और यहां पर निर्माण हो रहा है अपने पास एल्कीन का। अब दोस्तों यहां पर अलग प्रोडक्ट बन रहा है, यहां पर अलग प्रोडक्ट बन रहा है, यहां पर अलग प्रोडक्ट बन रहा है। तो एग्जाम में काफी बार आता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल में कैसे विभेद करेंगे। तो अपन को ध्यान रखना है
कि इस प्रकार की रिएक्शन इस प्रकार की रिएक्शन लिखनी होती है जिससे अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल जो होता है उससे एल्डिहाइड प्राप्त होता है और इस एल्डिहाइड का नाम होगा, 2 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा एथेनेल। एथेनेल जो है वह इसका नाम रहेगा। कीटोन जो है 3 कार्बन है, कीटोन के अंत में ऑन लगाते हैं, नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। तो इससे अपने पास प्रोपेनॉन प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर ये अपने पास एल्कीन का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं, अलग अलग तरह के उत्पाद बन रहे हैं। तो ये था आज का अपने पास केमिस्ट्री का सेशंस। नेक्स्ट क्लासेज अपनी कल रहेगी। अब हमारी क्लासेस लगातार अनवरत रूप से चलेगी, किसी प्रकार की कोई बाधा ही नहीं आएगी।